हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पॉलिटिकल एम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ चल रही है, तो हम मूल अधिकार तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद मूल कर्तव्य डीपीएसपी आता है, नीति निर्देशक तत्व, उसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हमारे क्या है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसलिए मैंने एक साथ 3 टॉपिकों को पढ़ाने का डिसीजन लिया है। जिसमें एक फंडामेंटल राइट्स आता है, उसके बाद आता है भारत का संविधान संशोधन, और उसके बाद आता है संविधान की मूल संरचना, फंडामेंटल स्ट्रक्चर। तो इसके मैंने प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाए, और ये जो लक्ष्मीकांत है ये 2026 का लेटेस्ट एडिशन है। तो इसके मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए उसके माध्यम से आपको पढ़ाऊँगा। चैनल की रीच बहुत ही डाउन चल रही है, तो आप एक लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, मोटिवेशन मिलता है। तो ये हार्ड वर्क मैं कंटिन्यूसली करता रहूँगा, पर अगर कल को आप ऐसा लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो मैं रिसोर्सेज की कमी की वजह से मोबाइल के द्वारा पढ़ा रहा हूँ, कल को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा पाऊँगा। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जैसा आपको क्लास लगे उसका फीडबैक आप मुझे देना। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान, 3 चैप्टर को एक साथ पढ़ने वाले हैं। एक आता है मूल कर्तव्य, फिर भारत का संविधान संशोधन, और दूसरा मूल संरचना का सिद्धांत, फंडामेंटल स्ट्रक्चर। ये लक्ष्मीकांत में चैप्टर 10, 11 और 12 का मतलब जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये आता है भाग 4 का में, अनुच्छेद 51 के या का बोल सकते हैं। तो भाग 4 का में आता है, मतलब ये मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए थे, इसलिए भाग 4 का में इसको जोड़ा गया है, अनुच्छेद 51 का। ये आपको याद रखना है। चलो तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं अपने पे। तो इसमें देखिए मूल कर्तव्य, और सबसे पहले उसकी देखते हैं हम पृष्ठभूमि और सम्मति, मतलब ये कैसे मतलब लाए गए थे। तो इसमें आता है मूल संविधान में अनुपस्थित। तो अनुच्छेद मतलब 1950 के मूल संविधान में केवल अधिकारों का प्रावधान था, कर्तव्यों का नहीं। तो फिर होता है 42वें संविधान संशोधन 1976, 4 + 2 = 6, तो 1976, ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। तो ये बहुत मोस्ट है, आपको याद रखना है कि ये संविधान संशोधन 42 के द्वारा ये किया गया था 1976 में, और समिति कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति। तो ये रूसी संविधान से प्रेरित हैं। तत्कालीन उस टाइम पे सोवियत संघ बोलते थे, यूएसएसआर, बाद में विघटन हो गया तो अब रूस है। लोकतांत्रिक देशों में केवल जापान में ये कर्तव्य शामिल है। अब संख्याओं में वृद्धि, ये प्रश्न बार बार आता है कि 1976 में 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके 11 कर्तव्य शामिल किया गया। तो ये प्रश्न बार बार आता है कि बताइए मूल कर्तव्य कितने थे? तो 10 थे। बाद में क्या हुआ? 2002 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो उसके बाद देखते हैं कि मूल कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण। इसमें क्या है कि मूल कर्तव्य क्यों जरूरी हैं और ये किस किस के लिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम राष्ट्र एवं संस्कृति। तो संविधान, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए, इसके बारे में ये मूल कर्तव्य हमको बताते हैं। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना चाहिए। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। साझी संस्कृति और परंपरा का सम्मान करना चाहिए। हम नंबर वाइज इनको सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, पर अभी थोड़ा इनका ओवरव्यू ले रहे हैं। तो पहले तो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, जिसमें क्या, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करो। दूसरा यह स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करो, एकता अखंडता की रक्षा करो, और संस्कृति और परंपरा का क्या करो? सम्मान। अब बात आती है पर्यावरण एवं वैज्ञानिक। वन, झीलों, नदियों, वन जीवों की रक्षा करना, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद व सुधार का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का त्याग करना। अब तीसरा आता है समाज और शिक्षा। समरसता व समान भ्रातृत्व की भावना रखना, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना, व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। तो ये क्या समाज के रूप में है कि स्त्रियों के खिलाफ जो भी पहले रूढ़िवादी प्रथा चलती थी, सती प्रथा वगैरह, उनका त्याग करना, और व्यक्तिगत मतलब सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष दिखाना, बच्चों को शिक्षा दिलाना, ये सब इसमें आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिया जाता है तो इसमें अब हम देखते हैं कि विशेषता एवं महत्व। मूल कर्तव्य की क्या क्या विशेषताओं, क्या क्या महत्व है, इनका क्या, आजकल जैसा एग्जाम का पैटर्न बदला है, तो सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज ही नहीं आता है, उसका डीप अंडरस्टैंडिंग भी आता है। इसी के बेस पे मैंने आपके नोट्स लक्ष्मीकांत का से इसी प्रकार बनाए गए हैं कि आने वाले पैटर्न में ये आपको काम आए। तो मुख्य विशेषता देखते हैं कि इनकी कुछ नैतिक कर्तव्य हैं, जैसे राष्ट्रीय आंदोलनों के आदर्शों का सजोई रखना,
तो कुछ नागरिक हैं जैसे राष्ट्रध्वज का सम्मान करना केवल नागरिकों हेतु, ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों के लिए ये लागू नहीं होते हैं। गैर न्यायोचित हैं कि इनका उल्लंघन पर सीधे तुम अदालत नहीं जा सकते हो, परंतु संसद इन पे क्या कानून बना सकती है इनका माध्यम लेके, पर इनका उल्लंघन पे कोई अदालत नहीं जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आए, नॉन जस्टिसेबल है ये, तो आपको नॉन जस्टिसेबल करना है। फिर आता है संवैधानिक महत्व। सचेतक के रूप में नागरिक को अधिकारों के साथ साथ देश के प्रति दायित्वों की याद दिलाते हैं कि उनके भी कुछ, जब स्टेट मतलब गवर्नमेंट या संविधान हमको इतना सारा मूल अधिकार दे रहा है, नीति निर्देशक तत्व दे रहा है, तो हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं, उनकी याद दिलाते हैं। अनुशासन का स्रोत है ये, राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी, विधि व्याख्या में सहायक। कि कभी कभी ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस पहुंचते हैं संविधान की थ्योरी मतलब उसका डिटेलिंग के लिए, तो क्या है सुप्रीम कोर्ट इनका रेफरेंस के तौर पे ले सकता है। तो ये क्या, वर्मा समिति 1999 व न्यायालयों उदाहरण मनोहर मोहन कुमार सिंघानिया केस द्वारा कानून की वैधता जांचने में इनको प्रयुक्त किया जा सकता है। डीपीएसपी और इन दोनों का ही सहारा लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। तो एक बार हम इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से मूल कर्तव्य आते हैं। तो मूल कर्तव्य टोटल हमको बताया कि मूल संविधान में कितने थे, 10, और अब संविधान संशोधन करके कितना कर दिए, 11। तो पहला आता है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करें, आदर। दूसरा आता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा आता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये आपको बस थोड़ा सा याद रखना है, ये क्रम से आपको नहीं पूछेगा कि फोर्थ में कौन सा है, थर्ड में कौन सा है, बस आपको थोड़ा कोई इसमें वर्ड आता है तो आप याद रख पाएँ, तो ध्यान से सुनना है बस। फिफ्थ में आता है भारत के सभी लोगों में समरसता समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म भाषा एवं प्रदेश पर आधारित भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। सिक्स आता है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अब सेवंथ आता है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें, संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9th में आता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10th में आता है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र की प्रगति नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वें में आता है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ये महत्वपूर्ण है। तो 11th में जोड़ा गया था 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा दिलाना, इसमें ये रखा गया है। तो ऐसे करके हमारा फंडामेंटल राइट कंप्लीट होते हैं। इसको आपको बार बार देखना है, याद रखना है। ये नोट्स मैं आपको सब प्रोवाइड करवा दूंगा। जल्दी में एक टेलीग्राम चैनल बनाने वाला हूँ, तो मैंने जितनी भी क्लास ली हैं उन सब का नोट्स आपको मिल जाएगा, आपको इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो संविधान का संशोधन, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है अध्याय 11। तो संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भाग ये कितने में आता है, 20 में, अनुच्छेद 3 से 68। तो जितने भी तरह का संविधान संशोधन होता है हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, आपको बस शांति से सुनना है सब चीज़ें। तो इसकी नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो इसमें हम देखते हैं कि संसद में शुरुआत, विधेयक केवल संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है, राज्य विधानमंडलों में नहीं। तो जो भी ये विधेयक होते हैं संविधान संशोधन के, वो किसी भी सदन में पेश हो सकता है, लेकिन वो राज्य विधानमंडलों में नहीं होगा। और उसके बाद आता है कि प्रस्तुतिकरण, मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा बिना राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के लाया जा सकता है। तो इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, और मंत्री भी ला सकता है या गैर सरकारी सदस्य भी ला सकता है। विशेष बहुमत, तो ये हम आर्टिकल संविधान संशोधन के बारे में पढ़ रहे हैं। विशेष बहुमत देखेंगे हम, दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से अलग अलग पारित होना अनिवार्य है। कि पहले लोकसभा में आए या राज्यसभा में आए, तो दोनों में जब भी आ रहा है पहले में 2/3 बहुमत से, और फिर दूसरे सदन में जाएगा उसमें भी 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति की सहमति, 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य हो गया है, और उसे वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। इसे याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन आता है कि बताइए संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा सकता है, तो आपको करना नहीं, वो नहीं लौटा सकता, सहमति देने के लिए बाध्य है।
तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और देखते हैं आगे। तो इसके बाद आता है संशोधन के प्रकार अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा नहीं, तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत साधारण बहुमत द्वारा ये नहीं हो सकता है। तो इसमें विशेष विषय क्या आएंगे? नए राज्यों का गठन, सीमा परिवर्तन, नागरिकता, संसद में गणपूत्री, वेतन भत्ते, 5वीं 6ठी अनुसूची, ये सभी जो भी हैं ये क्या साधारण बहुमत द्वारा नहीं हो सकते हैं। नए राज्यों को गठन करना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, नागरिकता हो, संसद में गणपूर्ति हो, वेतन भत्ते, 5वीं 6ठी अनुसूची हो। अब देखते हैं संसद के विशेष बहुमत द्वारा हाँ जो मूल अधिकार है, राजनीति तत्व तथा अन्य सभी प्रथम व द्वितीय श्रेणी से बाहर के प्रावधान होंगे, उनको संसद के विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया जा सकता है। अब है विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों की संस्तुति। हाँ, संघीय ढांचा, राष्ट्रपति चुनाव, केंद्र राज्य विधायी संबंध, उच्चतम व उच्च न्यायालय, GST और आर्टिकल 368 से हों, ये सभी क्या है? इसमें संसद का तो विशेष बहुमत चाहिए ही, प्लस आधे राज्यों की सिफारिश भी चाहिए, संस्तुति भी चाहिए कि उनको भेजा जाएगा, वो अपने यहाँ से पारित करके इसे दें। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं और इसका बाद में क्विक रिवीजन कर लेंगे तो आपको एकदम ये क्लियर हो जाएगा। तो हम आर्टिकल 368 पढ़ चुके हैं कि उसके लिए क्या चाहिए। अगर कोई ऐसा केंद्रीय संघीय मैटर का मामला है जिसमें केंद्र राज्य इन्वॉल्व हुए तो उसमें आधे राज्यों की संस्तुति चाहिए, जैसे नए राज्यों की सीमा निर्धारण वगैरह करना हो या फिर सुप्रीम कोर्ट वगैरह न्यायालय का मामला हो। अब देखते हैं हम लास्ट जो बचा है संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल जो मूल ढांचा है उसको हम देखते हैं। अब आता है शंकरी प्रसाद 1951 व सज्जन सिंह। मतलब फंडामेंटल राइट के बारे में जो भी मूल संरचना का ऐतिहासिक विकास हुआ है उस सबको हम सभी देखेंगे। तो सबसे पहले जो वाद होता है शंकरी प्रसाद 1951 वर्सेस सज्जन सिंह। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। शंकरी प्रसाद ने क्या बोला कि सभी में क्या वो संशोधन कर सकती है 368 के तहत। फिर आता है गोलकनाथ, उसमें बोल दिया कि मूल अधिकार अपरिवर्तनीय और संसद उनमें कटौती नहीं कर सकती 1967 में। फिर इसके बाद आता है केशवानंद भारती मामला, ये महत्वपूर्ण है, 1973 में आता है, इसकी डेट भी याद रखना है। यह ऐतिहासिक निर्णय है। न्यायालय ने मूल संरचना का सिद्धांत इसी में दिया था, कहा संशोधन तो कर सकती है पर संविधान का मूल ढांचा नहीं बदल सकती है। तो इसके बाद आता है मिनर्वा मिल्स मामला 1980, पुनः पुष्टि की गई कि संसद की संशोधन शक्ति स्वयं में सीमित है और न्यायिक समीक्षा ही मूल विशेषता है कि संसद कुछ भी अगर संशोधन करती है तो उसको क्या है न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो मिनर्वा मिल्स मामले 1980 का, उसमें क्या पुनः पुष्टि की गई केशवानंद भारती वाले ही मामले की कि संसद की संशोधन शक्ति स्वयं में सीमित है और न्यायिक समीक्षा उसकी की जा सकती है किसी भी संशोधन पर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब आता मूल संरचना के प्रमुख तत्व। तो हमको एक चीज़ अगर ये क्वेश्चन में आता है कि क्या मूल संरचना को, संविधान का जो मूल संरचना है उसको कहीं डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, तो हमको ये गलत करना है कि उसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। परंतु ये वाद विवाद के केस होते हैं तो इनमें सुप्रीम कोर्ट जो बताता है उसके आधार पर कुछ निकल के आए जिनको हम मूल संरचना के अंतर्गत रख सकते हैं, उनको आपको याद रखना है। तो पहले आता है संवैधानिक व शासन प्रणाली। तो संविधान की सर्वोच्चता होगी, ये क्या है मूल स्ट्रक्चर का भाग है। धर्मनिरपेक्ष चरित्र होगा भारत का, संप्रभु व लोकतांत्रिक गणराज्य होगा और संविधान की संघीय स्वरूप रहेगा। तो ये सभी क्या किस में आते हैं, ये मूल स्ट्रक्चर का भाग है, इसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं अधिकार एवं संतुलन। शक्तियों का क्या होगा, पृथक्करण होगा कि केंद्र के में बटा हुआ है कुछ शक्ति कुछ राज्य में, तो मूल अधिकार बस DSP में क्या होना चाहिए, DPSP में संतुलन होना चाहिए और समानता का सिद्धांत होना चाहिए कि सभी को क्या है इक्वलिटी मिले और वैयक्तिक और स्वतंत्रता और गरिमा होनी चाहिए कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हो। अब आता है न्याय और निर्वाचन के मामले में कि कानून का शासन होना चाहिए। न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू जो होता है कि संसद कोई भी विधेयक वगैरह लाए या संशोधन करे तो सुप्रीम कोर्ट का उसका न्यायिक समीक्षा कर सकता है। अगर लगता है कि ये संविधान के खिलाफ है, मूल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो उसको वहीं तक अवैध कर सकता है।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी, सुप्रीम कोर्ट पर मतलब दबाव नहीं होगा, वो निष्पक्ष रूप से काम कर पाएगा संसद और उससे। तो ये क्या है, मूल स्ट्रक्चर का भाग है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होंगे, ये भी क्या है, मूल स्ट्रक्चर का भाग है। तो हमको ये थोड़ा थोड़ा याद रखना है। तो इसके आधार पर हमने बेसिक स्ट्रक्चर भी देख लिया, मूल कर्तव्य भी देख लिया, संविधान संशोधन भी देख लिया। ये शॉर्ट्स और क्विक नोट्स हैं जो आपको एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। तो इसका निष्कर्ष व प्रश्नोत्तर निकल के आता है कि भारतीय संविधान ना तो अधिक नम्य और लचीला, ना ही अधिक कठोर है। यह एग्जाम में आपको यही करना है। और ये क्या, बल्कि दोनों का संतुलित एवं अनूठा सम्मिश्रण है। मूल ढांचे का सिद्धांत संविधान की आत्मा की रक्षा करता है। तो ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, संविधान की आत्मा की रक्षा करता है कि संसद कोई ऐसा बिल ना लेके आए जिससे क्या है, संविधान वीक हो जाए, कमज़ोर। तो ये इसका, तो चलो एक बार हम जल्दी से जो भी हमने 3 चैप्टर पढ़े हैं उसका क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं 2 मिनट में। चलो, तो सबसे पहले हमने देखा था भारतीय संविधान। इसके अंतर्गत 3 को देखा था, मूल कर्तव्य, संविधान संशोधन और मूल संरचना का सिद्धांत। अब मूल कर्तव्य को हमने देखा था, भाग 4 काम है, अनुच्छेद 51 का, ये आपको याद रखना है। अब इसकी पृष्ठभूमि देखी थी कि 1950 में मूल संविधान में केवल अधिकारों का प्रावधान था, कर्तव्य नहीं थे। ये बाद में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। ये रूसी संविधान से प्रेरित है, मतलब पहले यूएसएसआर था, बाद में रूस हो गया। मूल रूप से ये 10 थे 1976 में, बाद में 2002 में 86वें संशोधन द्वारा ये 11 कर दिए गए। 11 कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण हम देखते हैं। संविधान राष्ट्र और संस्कृति के रूप में देखते हैं तो संविधान राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है, साझी संस्कृति की परंपरा का सम्मान करना है, पर्यावरण वैज्ञानिकता हम देखते हैं, वन और झीलों, नदियों, वन्य जीवों की रक्षा करना है, प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद व सुधार का विकास करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का त्याग करना है। समाज और शिक्षा हम देखते हैं, समरसता व समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग कर देना है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष करना है, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। यह हर पेरेंट्स के लिए बोला गया मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्यों की विशेषता और महत्व देखते हैं। प्रकृति कुछ नैतिक कर्तव्य हैं, जैसे राष्ट्रीय आंदोलनों के आदर्श। तो कुछ नागरिक हैं, जैसे राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है। और दूसरा, केवल नागरिकों हेतु में, विदेशियों पर यह लागू नहीं होते हैं। और गैर न्यायोचित है, मतलब इनके उल्लंघन पर कोर्ट नहीं जा सकता है, जाया जा सकता है, परंतु संसद क्या इनका कानून बना सकती है। संवैधानिक महत्व सचेतक के रूप में नागरिकों को अधिकारों के साथ देश के प्रति दायित्वों को याद दिलाते हैं। अनुशासन का स्रोत है, राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी, विधि व्याख्या में सहायक है। वर्मा समिति 1999 में व न्यायालयों, जैसे मोहन कुमार सिंघानिया केस हुआ था, उसमें कानून की वैधता जांचने में इनका प्रयुक्त किया जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं हम संविधान का संशोधन, अनुच्छेद 3 से 68 को देखते हैं हम, ये क्या चीज़ है। इसमें क्या, संसद में शुरुआत होती है, किसी भी सदन में पेश हो सकता है, राज्य विधानमंडल में नहीं होगा प्रस्तुतिकरण। मंत्री, गैर सरकारी सदस्य बिना राष्ट्रपति पूर्व स्वीकृति के इसे लाया जा सकता है। विशेष बहुमत होना चाहिए 2/3 दोनों सदनों में उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3। राष्ट्रपति की सहमति। 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य है और पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। अब इसमें क्या, 3 प्रकार होते हैं इसके, कि एक होता है कि नए राज्यों की गठन, सीमा परिवर्तन, नागरिकता, संसद में गणपूर्ति, वेतन भत्ते 5वीं 6ठी अनुसूची से संबंधित है, तो उसे साधारण बहुमत द्वारा पेश नहीं किया जा सकता है। संसद के विशेष बहुमत द्वारा मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अन्य सभी प्रथम व तृतीय श्रेणी का के बाहर के प्रावधान हैं उनके लिए। तो उसमें क्या चाहिए, विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों, मतलब आधे राज्यों की सिफारिश चाहिए। उस किस में चाहिए, संघीय ढांचा का कोई क्वेश्चन है। अब क्या, राष्ट्रपति चुनाव, केंद्र राज्य विधायी संबंध, उच्चतम उच्च न्यायालय, जीएसटी परिषद और आर्टिकल 3 से 68, इसके तहत क्या है, आधे राज्यों की संस्तुति भी चाहिए। फिर हम देखते हैं संविधान का मूल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, कुछ वाद हुए थे, उसके माध्यम से निकल के आया। पहला था शंकरी प्रसाद व सज्जन सिंह 1951 और 1964 वाला, जिसमें बोला कि संसद अनुच्छेद 3 से 68 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। गोलकनाथ 1967 में बोला कि संशोधन नहीं कर सकती है, संसद इनमें कटौती नहीं कर सकती। केशवानंद भारती आता 1973, ये महत्वपूर्ण है। इसमें मूल स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया। और मिनर्वा मिल्स में 1980 में उसी को दोहराया गया कि संसद की संशोधन शक्ति सीमित है, न्यायिक समीक्षा मूल विशेषता है। अब मूल संरचना के प्रमुख तत्व कौन कौन से आते हैं, संवैधानिक व शासन प्रणाली, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष चरित्र होना चाहिए देश का, संप्रभु लोकतांत्रिक व गणराज्य ढांचा होना चाहिए, संविधान का संघीय रूप होना चाहिए, अधिकार व संतुलन, शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, मूल अधिकार व टीपीएसपी में संतुलन होना चाहिए, समानता का सिद्धांत होना चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व गर्म होनी चाहिए,
न्याय व निर्वाचन में हम देखा कानून का शासन होना चाहिए, न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। निष्कर्ष ये निकल के आता है कि भारतीय संविधान ना तो अधिक कठोर है, ना ही अधिक लचीला है, बल्कि दोनों का संतुलित और अनूठा सम्मिश्रण है। मूल ढांचे का सिद्धांत ही संविधान की आत्मा को रक्षा करता है। इस तरह हमारा ये टॉपिक हो जाता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कीजिए, वो मुझे मोटिवेशन काम करेगा, और हम जल्दी ये पॉलिटिकल की सीरीज़ को ख़त्म करके इसके बाद जितनी भी स्टैंडर्ड बुक उन सबका सीरीज़ लाएंगे, और इसको बार बार देखिए, आपके दिमाग में याद हो जाएगा। तो लाइक करें, और आप जो भी फीडबैक देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।